धक्कड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिसका डर था या जैसी आशंका थी, जैसी संभावनाएं जताई जा रही थी, वैसा ही हाईकोर्ट में हुआ कल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 2 साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता जा चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का पहले से ही समय दिया था सरकार को, लेकिन फिर भी सरकारी वकील पहुंचा और समय मांगने लगा तो अदालत ने कहा अच्छा भाई ठीक है, अब अगली सुनवाई 21 जून को करेंगे। आप जानते ही हैं ये छुट्टियों का महीना भी है अदालतों का। तो क्या इस मामले को जानबूझकर फिर से एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर लटकाया जा रहा है? और पुराना जो इतिहास उठाकर देखें अंसारी बंधुओं का, वो यही बताता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनसे जुड़े हुए मामले हमेशा से लटकाता आ रहा है। और इसी बीच उन खबरों का क्या होगा जिनमें कहा जा रहा था कि अब राजनीति में एंट्री होने वाली है मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की। तो क्या चीजें उसी ओर बढ़ रही हैं? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जो इनकी पार्टी के मुखिया हैं, यानी कि जिस पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी, उस पार्टी के मुखिया हैं, वो इस पूरे प्रकरण में क्या अपनी भूमिका कुछ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबर दस्तक के नाम से आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और वो खबरें आपको वहां पर मिलेंगी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती है। नाम है आलोक पाठक जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद अकरम जी। हाईकोर्ट में जिस तरीके से कल मामला लटका सर, और अदालत ने कहा कि ठीक है अगली सुनवाई 21 तारीख को करेंगे। अदालत ये भी तो कह सकती थी कि हमने 2 हफ्ते का तो पहले से ही समय दिया था। एक ऐसा मामला जो क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, निचली अदालत जिसमें फैसला सुना चुकी है, उसमें ऐसा क्या तुम दाखिल करोगे हाईकोर्ट के अंदर कि जवाब देने के लिए और समय चाहिए? देखिए, अब चूंकि पहली सुनवाई थी और अगर वकील ने बोला, सरकारी वकील ने कि हमको और टाइम चाहिए, तो ज्यादातर मामलों में अदालतें दे देती हैं कि भाई ठीक ठीक है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट का मामला नहीं है। तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं होना चाहिए और नहीं अगले 2 हफ्ते के अंदर। देखिए, मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हाईकोर्ट में अगर ये सजा कम हो जाती है, हाईकोर्ट लोअर कोर्ट की सजा पे स्टे देता है, तो उसके बाद क्या विधानसभा की जो सीट खाली की गई है उस पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टे लगता कि लगता है, महत्वपूर्ण बात है ना। तो अगले 2 हफ्तों में मुझे नहीं लगता है कि चुनाव की घोषणा होने वाली है और ये ठीक है। मतलब सरकार तो चाहेगी, भाई सरकार में ही ये मुकदमा दर्ज कराया था ना। बिल्कुल, चुनाव तो खत्म हो गया था 11 मार्च को। पिछली बार 10 मार्च को नतीजे आ चुके थे। भाषण 2 मार्च को था और मुकदमा दर्ज होता 2 अप्रैल 2022 को। तो देखिए, सब कानूनी दांवपेच है। मैं हाईकोर्ट को लेकर बात करना चाहता हूं सर। अगर आप थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत का मामला हो, जिसे लेकर उनके बेटे उमर अंसारी हाईकोर्ट पहुंचे, उस मामले को भी लटकाए रखा गया। वो हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया फिर, और ऐसे ही इनका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो मामला था लखनऊ वाला, उस मामले को भी ऐसे ही लटकाए रखा गया और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर बाद में हाईकोर्ट ने सुना। तो क्या अब अदालतें जो हैं, जो पहले माना जाता था कि जिला स्तर पर ही चीजें मैनेज हो पाती हैं, अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है हाईकोर्ट तक जजों को क्या मैनेज किया जा रहा है क्या सर? नहीं, देखिए, अब ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप कोई भी बात बिना सबूत के हाईकोर्ट पर नहीं सवाल उठा सकते हैं ना। ठीक है। सवाल यह है कि जो इनका वकील है, भाई ये काम तो कानूनी दांवपेच का है जी। तो हो सकता है कि अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी के जो वकील है, आपको एक बात नहीं भूलना चाहिए, इसी हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में राहत दी थी, याद करिए। जी जी जी। 2023 में जब मुख्तार और अफजाल दोनों को 5-5 साल की सजा सुना दी गई थी गैंगस्टर मामले में, कृष्णानंद राय वाले मर्डर के केस में, और उसमें उनको अफजाल की सदस्यता भी चली गई थी और फिर वो मामला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पे स्टे लगा और हाई कोर्ट को बोला कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले को सुनवाई कीजिए। ठीक है, चुनाव दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उनकी सीट नहीं खाली हुई, वहां से दोबारा चुन के आ गया अफजाल अंसारी जी। लेकिन पिछले साल जुलाई में ही तो फैसला आया था ना, हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सदस्यता
मतलब वो सजा जो है वो रद्द कर दी थी। तो जी। ऐसा नहीं है हम्म। कि कुछ फैसले अगर उनके फेवर में गए, कुछ अगेंस्ट भी गए, तो तो क्या ये कहना ठीक नहीं रहेगा। तो क्या जो आपने अपने चैनल पर बताया सर कि उमर अंसारी अब विधायक बनने जा रहा है, तो वही होता हुआ दिख रहा है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि अगर अफजाल अब्बास अंसारी का मैंने जो बताया वो एक सार्वभौम एक कोई मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया। अच्छा। जी। ये एक 1996 सौ सीट मुख्तार अंसारी के पास है। जी। और अंसारी परिवार वो पूरी विधानसभा में सबके सुख दुख में खड़ा रहता है। आप सोचिए कि चाहे उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही है, चाहे सपा की सरकार रही है, चाहे बसपा की, चाहे भाजपा की, वो सीट हमेशा से अंसारी परिवार के पास ही रही है। हम्म। सबसे कम मार्जिन, अगर मैं सही हूं तो 2017 में मुख्तार सिर्फ 6000 वोटों से जीते थे। हम्म। उससे कम मार्जिन कभी नहीं गया। जी। तो दो सीटें मानी जाती हैं। एक दो मोहम्मदाबाद की सीट है गाजीपुर जिले की, जहां से अफजल पहली बार 1985 में विधायक बने थे। जी। और 1996 से इस सीट पे लगातार मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं। 2022 में उनके बेटे। अगर मान लीजिए कि अब सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है और हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है, तो विधानसभा चुनाव तो होगा ही होगा। जी। जब उपचुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि, और ये खुद भाजपा के नेता भी मानते हैं, एक एक ने तो एक चैनल पे जन आदर्श भारत करके एक यूट्यूब चैनल है, जी। एक मौर्य जी चलाते, रजनीश मौर्य, अच्छा लड़के, काफी अच्छे पत्रकार हैं। जी। उसमें एक राजभर जी ने, जो भाजपा के नेता, उन्होंने कहा कि मऊ से अंसारी परिवार को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। हम्म। तो वहां पे उन लोगों का, अंसारी परिवार का, गाजीपुर में भी देखिए ना हम्म। भाई, 2 बार से लगातार अफजाल सांसद है। हम्म। 2019 में भी जीते, 2024 में भी जीते। इन बातों में तो सर कितना दम है? मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद गाजीपुर ही नहीं आसपास की कई लोकसभा सीटों पर उसका असर देखने को मिला है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? नहीं, अगर आप क्यों नहीं सच्चाई है भाई, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बलिया के चुनाव जीत रही थी, बलिया में हार गई चुनाव। जी। गाजीपुर मान लीजिए 19 में हार गए थे, और 19 में घोसी भी हारे थे। तो घोसी और उसका हटा दीजिए आप, हम्म। लेकिन वो वहां पे हार गए ना। ये लोग चंदौली हारे, चंदौली बगल का जिला है। जी। मछली शहर भी हारे हैं। हम्म। मछली शहर भी गाजीपुर में से सटा हुआ है। मछली शहर लोकसभा, एक विधानसभा उसमें गाजीपुर में भी पड़ती है। जी। तो कई जगहों पे असर दिखा है। हम्म। जौनपुर का भी मतलब वैसे देखा जाए तो बॉर्डर जौनपुर का भी है। हम्म। फर्क तो दिखा है। देखिए, अंसारी परिवार को आप चाहे माफिया कहिए, चाहे जो भी कहिए, लेकिन जो उस परिवार का सामाजिक सोशल स्टेटस है, जी। वो आपको दिखता है। उनके जनाजे में भी दिखा। ऐसा नहीं कि उनके जनाजे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। जी। अगर उस भीड़ का भी आकलन, अगर वो गूगल गूगल कैमरे से बहुत ज्यादा स्कैन करेंगे, जी। तो उसमें मुस्लिमों की आबादी 15 से 20% दिखेगी, और 70 से 80% हिंदू दिखेंगे। हम्म। और क्योंकि मऊ का आंकड़ा भी मुझे याद नहीं है, गाजीपुर लोकसभा सीट में सिर्फ 10% तो मुसलमान वोटर है। जी। और वहां से मतलब ये देखा, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं अफजाल अंसारी। जी। मैं तो बल्कि ये कहता हूं अपने शब्दों में सर, कभी जब बात करता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन की सही मायने में कहीं पे जीत देखी जानी चाहिए, जिसे वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म की जीत है, तो एक सीट है गाजीपुर की और दूसरी सीट है तमिलनाडु की, जहां पर सिर्फ 10 से 12% मुस्लिम है। और फिर भी वहां पर जो मुस्लिम चेहरा है वो जीत कर आता है। तो ये असली इंडिया गठबंधन की जीत है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी दुनिया में मस्त हैं, या उन्हें कुछ फर्क पड़ता है कि भाई अब्बास अंसारी का इस क्षेत्र में प्रभाव है, या उनके परिवार का प्रभाव है, या उनकी विधानसभा छिन गई है, या बस वो अपनी कुर्सी पे मस्त हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए खुल के अंसारी परिवार के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जहूराबाद से चुनाव लड़ते हैं। हम्म।
अगर वो खुल के अंसारी परिवार के खिलाफ जाते हैं तो उनको इसका खामियाजा जहुराबाद की सीट में न भुगतना पड़ेगा। ये उपचुनाव बहुत कुछ साबित कर देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये उपचुनाव बहुत कुछ साबित कर देगा। कल का एक वीडियो आपने देखा होगा सर, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जौनपुर का। ब्रजेश राजभर जो सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजभर को पहले माला पहनाते हैं, फिर उनको थप्पड़ जड़ते हैं। महेंद्र सिंह राजभर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये सब उनके साथ कराया है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, मैंने तो वो खबर देखी है। वो सिर्फ सवाल ये उठता है कि महेंद्र राजभर जो आजकल अखिलेश यादव के काफी करीबी बताया जाए, और करीबी है भी, क्योंकि ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के उस जमाने के साथी, जब ओम प्रकाश राजभर ने काशीराम के जमाने में बसपा से अलग होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की थी, तो संस्थापक सदस्य हैं। इनकी मऊ में अच्छी खासी पकड़ है जी अच्छा देखिए, 2021 चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से अलग हो गए थे। जी 2021 में अलग हुए थे, लेकिन 2023 में जब मऊ में घोसी में उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उस वक्त इन्होंने अखिलेश यादव के उम्मीदवार का समर्थन किया था, सुधाकर सिंह का, और घोसी में दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे जी और लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने अरविंद राजभर का खुलकर विरोध किया। नतीजा ये रहा कि राजीव राय जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते, अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीते हैं जी और हाल के दिनों में उनकी अखिलेश यादव से काफी अच्छी। देखिए, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उनको पूर्वांचल में कई सीटें ऐसी हैं जहां राजभर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं विधानसभा में, जी और इसलिए राजभर वोट बैंक पे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में राजभरों ने समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया है, जी तो वो ओम प्रकाश राजभर की वो मोनोपोली नहीं रही। देखिए, जाति विशेष के जो नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, या फिर डॉक्टर संजय निषाद हो गए, या फिर अनुप्रिया पटेल हो गए, जैन चौधरी सर, जैन चौधरी को भी जैन कह सकते। चौधरी तो अपना कामयाब रहे, 2 सीटें मिली जो दोनों जीतने में कामयाब रहे। लेकिन भाजपा को जो नुकसान हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इन चारों नेताओं का प्रभाव तो कुछ कम हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जाट और बड़ी संख्या में निषाद, कुर्मी और राजभर ये इंडिया गठबंधन की तरफ लोकसभा चुनाव में गया था। क्या अब भी आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा, या विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और ही होने वाले हैं? और एक खबर और बताइए, जो बीबीसी ने रिपोर्ट की है महाकुंभ को लेकर के वहां पर 82 लोग मरे हैं, आदित्यनाथ योगी गलत बता रहे हैं कि सिर्फ 37 मरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाईकमान से आदेश हो गया, योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है 2027 से पहले उनको कुर्सी से उतारने के लिए? वैसे एक बात बोलूं आपको अकरम भाई, थोड़ा थोड़ा दूर, थोड़ा मैं आपको 29 जनवरी को ले चलूंगा वापस। अच्छा ठीक है। 29 जनवरी को, जब चूंकि हम हिंदुओं के लिए मौनी अमावस्या बहुत बड़ा दिन होता है, मौनी अमावस्या का स्नान संगम में सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। सिर्फ संगम नहीं, हर साल मौनी अमावस्या के दिन जी ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो है वो गंगा नदी, यमुना नदी में, सारे तीर्थ स्थलों पे, मतलब वो ऋषिकेश से लेकर गंगा सागर तक स्नान होता है जी मौनी अमावस्या के दिन। उस दिन दुर्घटना होती है। योगी सरकार इस खबर को दबाए रहती है, बोलती छोटा मोटा भगदड़ मचा है, लेकिन सबसे पहले सूचना किसने दी? 11:40 पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट कर जानकारी दी। और जो मेरी जानकारी है, उसी दिन से मोदी जी बहुत नाराज हैं योगी जी से। और उसके बाद से जो मेरे सूत्र बताते हैं, वो लगातार समय मांग रहे हैं मोदी जी से अकेले मिलने का, उनको आज तक समय नहीं दिया गया जी। चूंकि कुंभ का समय था इसलिए प्रयागराज गए, काफी बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन आधे घंटे में लौट आए वो भी। तो। और ये सबको पता है कि वो आंकड़े 37 के नहीं है, सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है, जो पत्रकार वहां थे सबको पता है। लेकिन एक जिद थी जी कि हमको
आंकड़े छुपाने हैं, बताने कम बताने हैं, क्योंकि अगर आंकड़े ज्यादा साबित हो जाएंगे तो हमने जो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया था कि कुंभ में अखिलेश यादव ने आजम खान को, एक मुस्लिम नेता को, कुंभ की जिम्मेदारी दी थी और कुंभ में 35 लोगों की जान गई थी 2013 के कुंभ में। जी लेकिन वहां एक कैच है, एक सच जो है वो समाजवादी पार्टी ढंग से नहीं समझा पाई जी कि वो जो दुर्घटना हुई थी वो प्रयागराज स्टेशन पे हुई थी, इलाहाबाद स्टेशन पे, जी वो मेला क्षेत्र में नहीं हुई थी। और इस बार जो दुर्घटना हुई है वो मेला क्षेत्र में हुई। ऐसा नहीं कि हर कुंभ में मेला क्षेत्र में दुर्घटनाएं होती हैं। जी किसी भी सरकार के बस का नहीं है कि इतनी बड़ी जहां लाखों करोड़ों की भीड़ आती है वहां कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। जी और उस हादसे का आपने जिक्र किया तो अकरम जी देखिए, एक हादसा और होता है, जी वो 4 जून 2025 को बेंगलोर में होता है। हम्म योगी जी ने क्यों नहीं सच बोला, ये तो योगी जी जान। जी जिस घटना की सूचना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को घटना के 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, जी तो योगी जी को भी पता होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्यों चीजें ये छिपाई जा ठीक रही है हैं। कि, तो अब इस चीज का जवाब तो योगी जी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात, इस चीज का जवाब योगी जी दे सकते हैं लेकिन और योगी जी के लिए ही। बीबीसी ने जो जानकारियां सामने लाई हैं जी उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये। जी बहुत शुक्रिया सर। और आपने आखिरी लाइन जो कही है कि बीबीसी ने जो आंकड़े, जो सच्चाई सामने लाके रखने की कोशिश की है, 11 राज्यों में 50 जिलों के अंदर जाकर जो डाटा जुटाया है और देश के सामने रखा है, उस पर जो बात होनी चाहिए, जो बहस सब होनी चाहिए। मानते हैं कि जो बीबीसी के आंकड़े हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं, उसमें भी और जो अभी भी 1000-1200 लोग के करीब गायब है। वो जी जो कुंभ के दौरान 1000-1200 लोग गायब हुए हैं वो कहाँ है, उनका एफआईआर का स्टेटस क्या है। बिल्कुल। देखिए अकरम भाई, एक बात बोलूं मैं आपसे, जी सर। बतौर पत्रकार एक बात कह रहा हूं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब अपनी राजनीति में बिजी हैं। कोई किसी को ये नहीं पड़ी है कि हम आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरें। ये आपने सच बात कही सर। ऊपर से नीचे तक देखिए, सिर्फ अपने बोल बचन दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता कैसे मर रही है, पुलिसिया उस पर किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, बिजली उसको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। सब शायद अपने धंधे चला रहे हैं। सपा के विधायकों को भी आप देखेंगे तो भाजपा के जिलाध्यक्षों से उनके जुगाड़ हैं, दोस्ती हैं, और वो अपने काम धंधे निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त। जो भाजपा के विधायक है उसमें 150 तो विधायक ऐसे जो पूर्व में सपा और बसपा में रह चुके हैं। जी जी जी, ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर। बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।